हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। अभी कुछ 2-3 दिनों से जो है सेशन हमारा थोड़ा सा डिले हो जाता है। उसका कारण ये कि यार अभी हमारा नया ऑफिस शिफ्ट हो रहा है और उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो काफ़ी चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो अभी थोड़ी दिन आपका ये स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, DULLB, इन सभी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट आप इनमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए हमारी क्लैट पॉइंट की जो मैजिक बॉक्स है आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 7 बुक्स आपके डोर स्टेप पे आएगी, प्लस 50+ मॉक आपको हमारी तरफ से अवेलेबल कराए जाएंगे। आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो एज सच कोई न्यू एडिटोरियल नहीं है जो हमें डिस्कस करना है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल जो है मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया का उठाया है और बड़ा अच्छा आर्टिकल है डैश के बारे में। अब ये आप इसको देश देश मत पढ़ने लग जाइएगा, अच्छा आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए फिर शुरू करते हैं, फिर हम जो न्यूज होगी द हिंदू की वो देखेंगे। तो डैश नीड्स टू सर्व द कंट्री बेटर। डैश की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विंग हब्स बिल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डैश। हमारे देश के अंदर जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, उनके रेगुलेट करने के लिए जो है ये डैश बिल लाया गया था और डैश के थ्रू ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गवर्न होते हैं। आज के डेट में इंडिया में 268 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। रिसेंटली क्या हुआ, WTO ने फटकार लगाई थी काइंड ऑफ इंडिया को कि भाई ये जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं और जो आपकी गवर्नमेंट इनको स्पेशल सब्सिडी देती है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब पहले तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कैसे ये कहानी शुरू हुई है, क्या है ये कॉन्सेप्ट। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया था ना गाइस, वो गुजरात का आपका एक जगह थी जिसको हम बोलते हैं कांडला। ठीक है, तो ये भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डाला गया था मिड 1960s के अंदर। कोई भी चीज अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाती है तो क्या होता है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कांडला जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो यहाँ पे जितना भी इंपोर्ट होगा ना उस पे इनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। कांडला के अंदर जो भी कंपनीज हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वर्क कर रही हैं, उनको जो है ना कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी अगर वो बाहर से कुछ भी सामान खरीदते हैं, और उनका एक्सपोर्ट होता रहेगा जो नॉर्मल होता है। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आने का जो एक सीधा सट मापदंड होता है ना, वो ये होता है कि भाई आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। कोई भी कंपनी अगर ये कहे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहे हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाना है, तो पिछले 5 साल के अंदर आपका एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली टू द इंपोर्ट। और फायदा क्या होता है, देखो आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं देना है, एक चीज ये देख सकते हो। फिर कांडला के बाद देखिए जामनगर जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर जाके जो है वो आपका सेकंड इकोनॉमिक जोन के अंदर आया। यहाँ पे देखिए रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है, काफी सारा जो ऑयल है यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है, वो बनता है, उसके बाद बाहर जाता है, तो बनने का मतलब प्रोसेस होता है। तो यहाँ उसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी इनको भी नहीं देनी पड़ती है। अब तो काफी सारे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए हैं। 2005 में ये SEZ एक्ट आया था जिसको सैज एक्ट बोलते हैं, और उसी के थ्रू जो है ये चीजें गवर्न होती थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू। ठीक है, तो ये उस एक्ट के थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपके गवर्न होते हैं। और जो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल है ना, ये इसका काइंड ऑफ न्यू नेम टाइप का आप कह सकते हो। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट था उसमें जो काफी सारी कमियां दिख रही थी उसमें चेंज किया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको मैं और कहानी समझाता हूँ। देखिए, भारत ने जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन उठाया कहाँ से था, ये कॉन्सेप्ट हम क्यों लेके आए, हम इसको क्यों बनाया, तो हमने ये चाइना से कॉपी किया। कहां से गाइस किया कॉपी, चाइना से। चाइना से हमने सोचा कि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है, तो वहां से हम काफी सारा हम भी उनकी तरह तरक्की कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है ना अंतर आया चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फंक्शनिंग में और इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फंक्शनिंग में। कैसे आया मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको और बताना चाहता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मान लो ये कांडला है, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई सामान मंगाया, अगर आपकी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर गवर्नमेंट से वेरीफाइड है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है। पर आप यहाँ से इंडिया के किसी और भाग में कोई सामान भेजोगे तो आपको यहाँ पे IGST पे करना पड़ेगा, प्लस आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। बात समझ में आया। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरियाज जो है ना वो इंडिया के बाकी पार्ट्स के लिए इस तरीके से काम करते हैं जैसे कोई फॉरेन कंट्री हो। अब जैसे कांडला है तो इंडिया का पार्ट,
लेकिन यहाँ से अगर आपको सामान उठा रहे हो उन कंपनी से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू रेगुलेट होती हैं, तो आपको उन कंपनी को आईजीएसटी जो सरकार का टैक्स है वो तो देना ही देना है, साथ में इंपोर्ट ड्यूटी भी देना है। तो ये एक समस्या का विषय रहा है जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो अब क्या हुआ, सरकार इन्हीं सबको रेगुलेट करने के लिए जो है वो बिल लेके आई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ कि भारत के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे ना वो उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए जो चाइना में थे। तो क्या कारण है? सबसे पहली चीज ना, हमारे यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो साइज था ना वो काफी स्मॉलर है कंपेरेटिवली टू द चाइना। चाइना के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गाइस, दे आर वेरी बिग इन साइज, मतलब काफी सारे एरिया में बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, भारत के अंदर टोटल आप जोड़ लो ना जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो 47,000 हेक्टेयर पे हैं, और चाइना के शेंजेन में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अकेला ही आपका 49,000 हेक्टेयर में। अब इससे क्या अंतर आता है? देखो अंतर क्या आता है कि चाइना जो है ना वो इसके आसपास बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, क्योंकि सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो यहीं पे आ गए हैं। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना, आप ये मैप देखिए, इसमें आपको दिखेगा तो ये हर कोने कोने में थोड़ा थोड़ा सा है, कोई साइज फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ मिनिमम शायद 50 हेक्टेयर है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, द मिनिमम स्पेस नीडेड फॉर एन SEZ इन लेस देन 50 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ कारण है। दूसरा कि यार ये जो मैंने आपको बताया कि भाई एक जगह तो आपको वो लग रहा है कि जैसे जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको तो कुछ नहीं देना, बट वहां से इंडिया की किसी और पार्ट में अगर सामान भेज रहे हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ रही है। तो दीज आर सम इश्यूज विद इंडिया का SEZ। अभी क्या हुआ, अब इसको चेंज करने के लिए डैश बिल लाया गया है। डैश बिल में क्या किया गया, देखो रिस्ट्रिक्शंस पहले तो रिमूव किए गए कि पहले जैसे रिस्ट्रिक्शंस थे ना कि अगर SEZ में आना है तो आपका जो पिछले 5 साल के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए गए हैं। और अब आप डोमेस्टिक भी जो है सप्लाई कर सकते हो सामान का, उसमें जो है आपको डायरेक्टली जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी जो बंदा खरीदता था ना डोमेस्टिकली, अब वैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे फर्म पेज बोथ IGST एंड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन देयर शर्ट, बट आफ्टर डैश अ यूनिट विल पे IGST ऑन द शर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी पेबल ऑन फैब्रिक। मतलब जो फैब्रिक आया भाई वो उस पर देगा, और जो शर्ट होती है उस पर जो सिंपल IGST लगता है वो लगेगा, वहां से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हट जाएगा। तो जो ये प्रॉब्लम हो रही थी ना कि पहले इंडिया में सामान मंगा रहे थे, फिर उन पे तो जो मंगा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनको नहीं देना पड़ रहा है, बट जब वो आगे पार्ट पे भेज रहे हैं तो वहां महंगा पड़ रहा है। तो ये एक चीज में जो है फायदा देखने को मिला है। दूसरा देखो, पहले क्या होता था कि मान लो ये एक बिल्डिंग का टावर है, ठीक है, अब इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये घोषित है, अब लेकिन काम सिर्फ इतनी एरिया का था, नीचे के एरिया खाली पड़े, वो यूज नहीं हो पाते थे, वो खाली के खाली रहते थे, वेकेंट रहते थे। बट अभी ऐसा है कि भाई अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो सरकार के थ्रू जो है वो कहलवा सकता है, वो डी नोटिफिकेशन के थ्रू डी नोटिफाई कर सकता है कि भैया ये इतना जो पोर्शन है ना ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, तो आप इतने के अंदर ही जो है वो चीजें करिए, यहाँ पे हमें जो चलाना होगा हम करेंगे। तो ये चीज भी अब प्रावधान आया है जो कि पहले नहीं था। तो ये कुछ चीजें थी रिगार्डिंग डैश, एंड आई होप आपको समझ में आई हो। कुछ न्यूज देख लेते हैं। संजय राउत इन ईडी कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो संजय राउत जो हैं काफी अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ईडी की कस्टडी में है। लेट्स सी आगे क्या होता है। नॉट माई मनी सेज पार्था ऑन कैश रिकवर्ड बाय ईडी। तो तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो हैं पार्था चटर्जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मेरे मतलब जो उनके लोगों के पास जो कैश पाया गया है ईडी के द्वारा, इट्स नॉट माई कैश, वो कहीं से आ गया है कैश, वो इनका कैश नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप क्या कहानियां चलती हैं, लोग भाई पैसा एक टाइम पे सब पैसा पैसा करते हैं और अब ये हो गया कि भाई पैसा मेरा नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, जांच निकलेगी क्या होगा, कितने लोग करप्शन में चार्ज में फंसते हैं, क्या होता है पता ही नहीं पड़ता है ना। तो ये भी ऐसा ही एक केस है लग रहा है। अरोरा इज न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो संजय अरोरा जो हैं ये दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं। 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये IPS ऑफिसर हैं। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ITBP के फुल फॉर्म। इलाहाबाद म्यूजियम टू शोकेस गैलरी ऑन आजाद। तो प्रोबेबली जो है 15 अगस्त को प्रॉपर ये वर्किंग में आ जाएगा। एक इलाहाबाद के अंदर जो है वो म्यूजियम बनाया जा रहा था चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, जहाँ पे उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाएंगी। एक इनकी जो पिस्टल है जो काफ़ी फेमस है, जिसको शायद बमतुल बुखारा बोलते हैं, वेपन दैट स्पिट्स फायर, वो भी वहाँ पे रखी जाएगी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे इनसे रिलेटेड एंड और भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पे रखेंगे, ठीक है।
किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, द नीड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच। तो यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ब्लास्फेमी क्या होता है ना ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 295A जो है ना वो डायरेक्टली ब्लास्फेमी से कह सकते हो आईपीसी का डील करता है। कोई फॉर्मल लेजिस्लेशन नहीं है जो ब्लास्फेमी के नाम से, लेकिन सबसे क्लोज जो है वो सेक्शन 295A को आप ला सकते हो। ब्लास्फेमी क्या होती है, रिलीजियसली सेंटिमेंट हर्ट करना किसी के, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बाय एनी स्पीच, राइटिंग, साइंस और मैलिशियस इंटेंट, इस तरीके कोई भी चीज़ है जिससे किसी का रिलीजियस बिलीफ जो है वो जो है किसी का रिलीजियस बिलीफ जो है वो वायलेट हो। तो अभी थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और कैसे इसका इतिहास आया, कैसे ये चीज़ें हुई। तो देखिए हुआ क्या था कि 1927 में एक बुक लिखी गई थी, सटायर लिखी गई थी प्रॉफिट के पर्सनल लाइफ के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और लाहौर के हाई कोर्ट में इसके ऊपर मामला गया। तो जब लाहौर हाई कोर्ट पे इसके ऊपर मामला गया तब वहाँ पे देखने को ये मिला कि कोर्ट ने कहा कि भाई इन्होंने जो चीज़ लिखी है वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे कि हॉस्टिलिटी बिटवीन एनी कम्युनिटीज़ बढ़ जाए या कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई बढ़ जाए, इसीलिए इनको सजा नहीं मिलेगी। उस समय जो सेक्शन था ना वो 153 सब क्लॉज ए के अंदर इनको सजा की बात चल रही थी। तब वो भाई बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उस समय कोई नया सेक्शन या इस तरीके कोई चीज़ थी नहीं। तो वहां से फिर डिमांड उठी एंड देन सेक्शन 295A वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें यह था कि रिलीजियसली किसी के अगर आपने फीलिंग्स को हर्ट किया तो यू विल बी लाइबल अंडर इट। इस पे कोर्ट में मामला गया। सेक्शन 295A की जो वैलिडिटी पे जो केस गया वो उसका नाम था रामजी लाल मोदी केस 1957। 5 जज की बेंच थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को सही बताया, आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि भाई फंडामेंटल राइट तो मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखने को मिली थी। तो दिस इज इट, दिस इज हाउ ब्लास्फेमी जो है वो आया। अब यहाँ पे क्या है, HAL टू सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू आर्म्ड फोर्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो नए 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो है वो आर्म्ड फोर्स को सप्लाई करेंगे। कोविन ऐप के बारे में आप जानते ही होंगे, हमने कोविड के टाइम पे इसका कितना यूज़ किया था। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार जो है इस यूज जितना सक्सेसफुल ये रहा कोविड के मसले में, इसी तरीके से और भी फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारे डेटास को कलेक्ट करके लोगों तक चीज़ें पहुंचाने में, हेल्थ केयर सिस्टम लोगों तक पहुंचाने में। यहाँ पे देखिए क्या है, पेलोसी कन्फर्म्स एशिया टूर साइलेंट ऑन ताइवान। तो ये मसला जो है वो चला जा रहा है। नैन्सी पेलोसी जो है वो एशिया टूर करने वाली हैं। प्रोबेबिलिटी ये भी बताई जा रही थी कि ताइवान भी विजिट कर सकती हैं। काफ़ी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है यूएस वर्सेस चाइना। लेट्स सी इस पे क्या होता है। ताइवान क्योंकि चाइना जो है वो अपना पार्ट मानता है, तो अगर वहाँ पे यूएस जाएगा एज ए ताइवान को रिकॉग्नाइज करके तो भी दिक्कत है। इवन आप पता है, आप थोड़ा कंट्रीज के जब उठा के देखेंगे ना चीज़ें, तो ताइवान की जहाँ जहाँ पे डिप्लोमेसी है ना, तो उनको डिप्लोमेट से ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसा सा है, इसको पढ़िएगा आप। बहुत 1-2 कंट्रीज नहीं एज ए डिप्लोमेटिक ऑफिस ताइवान के जो हैं वो अपनी जगह पे खुलवा रखे हैं, वरना कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव करके कुछ इस तरीके के ऑफिस के नाम से रहते हैं। क्योंकि चाइना से डायरेक्टली कोई ये तो नहीं मान सकता ना कि भाई ताइवान को हम ऐसे कंट्री का दर्जा दे के हमारे यहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिस खुला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। पेलोसी कन्फर्म्स एशिया टूर साइलेंट ऑन ताइवान। कोविन टू ग्रिड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। HAL टू सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ब्लास्फेमी के बारे में हमने जाना। इलाहाबाद म्यूजियम टू शोकेस गैलरी ऑन आजाद। अरोरा इज न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। नॉट माई मनी सेज पार्था ऑन कैश रिकॉर्ड बाई ED। न्यूज़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा आर्टिकल हमने देखा है, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनमें से किसी भी कोर्सेज मॉक टेस्ट में आप इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए, डेमो क्लास देखिए, अच्छा लगता है तो इनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।